दोस्तों नमस्कार। BCW चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब ब्रिटिशर्स जब भारत में रूल कर रहे थे तो उनकी पॉलिसी क्या थी और इकोनॉमिक एंगल की आज हम बात करेंगे। इसमें हम पहले बात करेंगे परमानेंट सेटलमेंट की, फिर बात करेंगे रैयतवाड़ी की, फिर बात करेंगे महालवाड़ी की, फिर हम बात करेंगे कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ बुक लिखे गए हैं, कुछ थॉट दिए गए हैं, कौन कौन से लोग हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक हो गया यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, दूसरा टॉपिक होगा रैयतवाड़ी, तीसरा होगा महालवाड़ी जो कि पंजाब और यूपी में आया था। अगर थोड़ा सा आप मैप याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई भी आए लोकेशन से रिलेटेड आप नहीं छोड़ेंगे, आप उसको अच्छे तरीक़े से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे। पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है, ये मैप आप देख लीजिए। ये मैप अगर आप अच्छे से देख लीजिए तो समझ जाइए कि आप लगभग इस टॉपिक को कर लेंगे। ज़मींदारी सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये कौन है, ये ब्रिटिशर्स है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक। ये मिडिलमैन है, ये ज़मींदार है, और इधर है किसान। किसान यहाँ पे टैक्स देंगे किसको? ज़मींदार को। ज़मींदार टैक्स देंगे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को। बस कहानी इतनी सी है, ये आप समझिए परमानेंट सेटलमेंट को पूरे तरीके से समझ गए। चलिए अब थोड़ा सा और डीप में देखते हैं इसको। देखिए इसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा इसका नाम है अस्थाई बंदोबस्त, तीसरा इसका नाम है इस्तमरारी बंदोबस्त, चौथा इसका नाम है जागीरदारी। अब ये देखते चलिए, अभी और नाम है इसका। एक इसका नाम है मालगुजारी, एक इसका नाम है बिस्वेदारी, एक और इसका नाम है चीर अस्थाई। अगर XYZ कुछ भी नाम अगर एग्ज़ाम में आपको नया दिख जाए तो घबराना नहीं है। मान के चलिए नया नाम परमानेंट सेटलमेंट का ही नाम है। ठीक है, अंग्रेजी में एक ही नाम है परमानेंट सेटलमेंट। रैयतवाड़ी का नाम एक ही है, रैयतवाड़ी हिंदी में हो या अंग्रेजी में एक ही है। महालवाड़ी का नाम एक ही है। लेकिन यह परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पता ना हिस्टोरियन को क्या दिमाग में आया, जो हिस्टोरियन अलग अलग अपना नाम दिए हैं। ठीक है, तो अगर कोई नए बुक में आप देखें या एग्ज़ाम में कोई नया XYZ नाम दिख जाए तो आप मान लीजिए कि वो परमानेंट सेटलमेंट की ही बात हो रही है। ठीक है, इतना नाम है, नाम में कंफ्यूजन नहीं रखना है। आप सीधे इंग्लिश वाला पढ़ेंगे, वहाँ पे एक ही नाम होगा परमानेंट सेटलमेंट। बस आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ऊपर में है ईस्ट इंडिया कंपनी, नीचे में है इसके यहाँ पे है कौन? ज़मींदार, और इनके नीचे है किसान। किसान टैक्स देंगे किनको? ज़मींदार को, और ज़मींदार यही टैक्स को देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ज़मींदार टैक्स कैसे देंगे? अगर 100 अमाउंट है टैक्स का, 89% ये दे देंगे किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। 11% जो होगा ये अपने पास रख लेंगे। ठीक है, आप याद रखेंगे, यह रेशियो एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितना परसेंट अपने रखते थे, कितने परसेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। ठीक है, अब जो परमानेंट सेटलमेंट है इसका एरिया क्या है? एरिया की बात करें वो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा। 3 एरिया था, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया है। यहाँ पे टैक्स का सिस्टम क्या था? टैक्स फिक्स था। फिक्स है, इतना ही टैक्स लेना है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है, घटने का तो चांस ही नहीं था, टैक्स बढ़ ही जाता था। यहाँ पे एक रूल था सनसेट लॉ, बहुत फेमस है सनसेट लॉ। मतलब अगर मानते हैं 4 सितंबर तक आपको टैक्स देना है, तो 4 सितंबर में अगर 6 PM पे सूर्यास्त होता है, उस टाइम तक अगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो आपकी ज़मीन को ज़मींदार साहब जो है हड़प लेंगे। ठीक है, तो यही था सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून यही कहा जाता था। एक आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया, इसका कारण क्या था? बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन उसका सबसे बेहतरीन ऑप्शन है भू राजस्व का निर्णय करना। मतलब लैंड टैक्स कितना होगा उसका हम
डिसीजन लेंगे, इससे भू राजस्व का निर्णय करना एक ऑप्शन था। एक पीवाईक्यू में हम देख रहे थे ऐसा प्रश्न बना था, तो थोड़ा ऐसे ये थोड़ा सा समझ वाला प्रश्न है, आप थोड़ा सा इसको याद कर लेंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो क्वेश्चन तो इसमें हम बताए ही नहीं, कब आता है 1793 में, कौन लाएगा, कॉर्नवालिस, ठीक है। इतना अगर आप जान गए तो समझिए इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा आप बना लेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन के टॉपिक के बाद में क्वेश्चन देखेंगे पीवाईक्यू, और वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हमने जो पढ़ा है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है दोनों में क्या समानता है और हमने कहाँ तक अपना पढ़ाई को अच्छा किया है, ठीक है। उसको भी हम देखेंगे लास्ट में। पहले हम थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है रैयतवाड़ी। अगर हम रैयतवाड़ी की बात करें, ये है रैयत हैं, किसान हैं, यहाँ पे ज़मींदार हैं और ये है ब्रिटिशर्स। देखिए यहाँ पे जो मिडिल मैन है, ज़मींदार है, इनकी भूमिका ख़त्म कर दिया गया है। किसान को क्या बनाया गया, मालिक। अब मालिक जो होंगे ये डायरेक्ट टैक्स देंगे। चलिए हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है। रैयतवाड़ी सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक है ऊपर में ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बाद है नीचे में सीधे हैं किसान। किसान को यह कहता है कि किसान है हमारे रैयत, रैयत ही किसान है, किसान ही रैयत है, यही मालिक है, ठीक है। देखिए कहने की बात है कि ये मालिक है, मालिक तो है नहीं, क्योंकि जो कमाते हैं सारा टैक्स तो दे देते हैं ब्रिटिशर्स को, मालिक तो ब्रिटिशर्स हैं, लेकिन भूमि की मालिक ये है। इनका जो होगा दोहरा काम होगा, एक तो ये प्रोडक्शन भी करेंगे, उत्पादन भी करेंगे और टैक्स भी देंगे। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे टैक्स ज़मींदार दे रहा था, ज़मींदार लोगों से कलेक्ट करके दे रहा है। यहाँ पे जो रैयत है उन्हीं को टैक्स कलेक्ट करना है और अपना टैक्स लेके ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है, ठीक है। तो इनकी दोहरी जिम्मेदारी हो जा रही है और ईस्ट इंडिया कंपनी इनको मालिक बना रही है। ज़मीन के मालिक ये स्वयं है। यह स्टेटमेंट याद रखेंगे, इससे सवाल बनता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि कौन सा सिस्टम है जिसमें ज़मीन के मालिक किसान खुद होता था, तो वो है रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम। अब देखिए एरिया इसका कहाँ पे था, किस किस एरिया में इसको अपनाया गया, वो है बम्बई, सिंध, असम, 3 एरिया था यहाँ पे इसको अपनाया गया। बेसिकली इसको थोड़ा सा साउथ इंडिया वाला पोर्शन आप कह सकते हैं, साउथ इंडिया में, ठीक है। एरिया इसका कितना था, 51%। भारत के 51% एरिया पे इसको अपनाया गया। पहला बार इसका प्रयोग कहाँ हुआ था, मतलब जो रैयतवाड़ी सिस्टम था इसका पहला बार प्रयोग कहाँ हुआ, बारामहल। कहाँ पे है, मद्रास नहीं, सॉरी, तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है, याद रखेंगे, बारामहल में है, तमिलनाडु में। अब आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कौन कौन से लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अलेक्जेंडर रीड, अलेक्जेंडर रीड, दूसरा थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो कौन थे, मद्रास के गवर्नर थे। यहाँ पे देखेंगे जो टैक्स था, जो टैक्स का सिस्टम था वो फिक्स नहीं था। हमने परमानेंट सेटलमेंट में देखा कि टैक्स का सिस्टम फिक्स था, यहाँ पे टैक्स का सिस्टम फिक्स नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये है रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम का यहाँ पे आर ले लीजिए, अलेक्जेंडर रीड के यहाँ पे आर ले लीजिए और थॉमस मुनरो का आर ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको याद करना हो इस ट्रिक से तो याद कर सकते हैं, ठीक है। हम इसी ट्रिक से याद किए हैं। रैयतवाड़ी में अलेक्जेंडर रीड होगा, थॉमस मुनरो होगा, थोड़ा आर से रिलेटेड हो जाता है, तो थोड़ा बहुत ट्रिक बना के याद करिए, ठीक रहेगा, ठीक है। कुछ समझ लीजिए, कुछ ट्रिक से याद कर लीजिए, ऐसे में चीज़ें आसान हो जाती है। और पीटी में ना कुछ चीज़ें रटना पड़ेगा, नहीं रटिएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो ये एग्ज़ाम में फैक्चुअल पूछता ही पूछता है, ठीक है। वहाँ पे आप कहिएगा कि नहीं हम रट्टू तोता नहीं है, हम तो बहुत कंसेप्ट की बात करते हैं, तो भैया यूपीएससी दे लो, फिर सारा कंसेप्ट का हवा निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें रटना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं महालवाड़ी सिस्टम।
देखिए माहलवाड़ी सिस्टम में ये फार्मर है, ये लंबरदार है, ये ब्रिटिशर्स हैं। अब आपके दिमाग में लंबरदार कहाँ से आ गए? ये हैं मुखिया जी। मुखिया जी का क्या क्या यहाँ पे रोल आ गया? किसान यहाँ पे टैक्स देगा मुखिया जी को, मुखिया जी टैक्स देंगे ब्रिटिशर्स को। अब देखिए आपके दिमाग में एक जहन में एक बात आया होगा कि हम परमानेंट सेटलमेंट में देख रहे हैं कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं? जमींदार को भेज रहे हैं, ठीक है। रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या कह रहे हैं कि जो किसान हैं, रैयत है, वो खुद मालिक है। तीसरा वो कह रहे हैं कि जो यूपी वाला एरिया है, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान वाला एरिया है, वहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो मुखिया जी हैं, लंबरदार हैं, उनको भेजेंगे। तो आपके दिमाग में आया होगा ना कि आखिर अंग्रेज़ ऐसा क्यों कर रहे हैं, पूरे भारत को 3 भागों में क्यों बांट रहे हैं? देखिए इसका सिस्टम ये है कि भारत बहुत बड़ा एरिया है, हर जगह की बनावट, संरचना, सांस्कृतिक विभिन्नताएं यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये जो एरिया है यूपी, ईस्टर्न यूपी, बिहार और आप बात करें यहाँ पे बंगाल, ये वाला एरिया है। इस एरिया में आप देखेंगे गंगा यमुना दोआब का एरिया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। जब बहुत अच्छा होगा प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे टैक्स ज़्यादा होगा और यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करना आसान होगा, इसीलिए यहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम को लागू किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यूपी बिहार का ईस्टर्न यूपी और बिहार बंगाल के एरिया में यहाँ पे कोई मुखिया टाइप लोग ना होगा, मतलब गांव में गांव का कोई हेड नहीं होगा, गांव में सब लोग बराबर से रह रहा है, कोई गांव में मुखिया नहीं होगा, कोई एक आदमी हेड नहीं होगा जो एक आदमी के नियंत्रण में पूरे गांव चले। इस टाइप की परंपरा इस एरिया में नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक अपना हेडमैन भेज दिया, जिसको ये कहा जमींदार, कहा जमींदार बना के हेडमैन भेज दिया, ठीक है। दूसरा सिस्टम यहाँ पे रैयत है, ये लगभग साउथ इंडिया के एरिया, मद्रास वगैरह का, बम्बई के एरिया है, ये लगभग पहाड़ी एरिया माना जाता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह ज़्यादा नहीं होता है। जब ज़्यादा नहीं होगा तो आपका टैक्स भी ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे टैक्स फिक्स नहीं है, टैक्स कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये वाला एरिया हुआ। तो यहाँ पे कहेंगे कि पहाड़ी एरिया है तो कुछ लोग, 5 लोग यहाँ पे है, 10 लोग वहाँ पे है, तो इस टाइम में कौन टैक्स देगा, कलेक्ट कौन करेगा वहाँ जाके? तो इन्होंने कहा कि भाई आप रैयत हैं, आप खुद मालिक हैं, आप ही हमको टैक्स दे दीजिएगा, क्योंकि जितना आप टैक्स दीजिएगा उससे ज़्यादा तो हमको मतलब कलेक्ट करने में लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनको मालिक बना देते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है ये वाला एरिया, माहलवाड़ी वाला एरिया है। ये एरिया कौन सा है? यूपी, वेस्टर्न यूपी है, एमपी और पंजाब, पंजाब राजस्थान वाला सब एरिया कह सकते हैं इसमें। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गांव की जो भूमिका है, गांव में जो विलेज पंचायत है, इनकी जो विलेज पंचायत है इसकी बहुत अपनी एक खासियत है। यहाँ पे हर बात में लोग पंचायत बैठा लेंगे, पंचायत में जो डिसीजन तय होगा वही करेंगे। अब अंग्रेजों को लगा, देखिए मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं है, ये हिस्टोरियन का ओपिनियन हम बता रहे हैं, ठीक है। अब अंग्रेजों को लगा कि यहाँ पे हम एक मानते हैं मिडिलमैन को खड़ा कर देते हैं, एक्स मिडिलमैन को भेज देते हैं जो ज़मींदार होगा। यहाँ पे ग्राम पंचायत बैठ गया, कहीं इसका बगावत कर दिया तब क्या होगा? तो अंग्रेजों को देखिए, अंग्रेजों को चाहिए टैक्स, उनको शांति से टैक्स चाहिए, पैसा चाहिए और उनको ब्रिटेन ले जाना है, बाकी कोई मतलब नहीं था। तो जहाँ पे मिडिलमैन की ज़रूरत थी भेज दिया, यहाँ पे मिडिलमैन थोड़ा मुश्किल था, नहीं भेजा। यहाँ पे देखा कि भाई मिडिलमैन ने भेजने का लड़ाई हो सकता है, वहाँ पे विलेज पंचायत में पंचायत खाप पंचायत बैठेगी और कहेगा कि बाहरी आदमी है, हम टैक्स नहीं देंगे, लड़ाई कर लेगा, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है यहाँ का जो मुखिया है, जो विलेज का हेड है, उसी को हम हेड बना देते हैं। हमको तो क्या दिक्कत है, ये ग्राम पंचायत में बैठेगा, अपना मीटिंग करेगा, हेड है, इसके बाद लोग मानेगा और ये हम टैक्स कलेक्ट करेगा और ये सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे जो माहलवाड़ी सिस्टम है, यहाँ पे मिडिलमैन के रूप में मुखिया को रखा गया है। अब मुखिया की भूमिका डबल हो जाती है। मुखिया की भूमिका यहाँ पे 2 होती है, एक तो वो अपना भी खेती करेगा, साथ में अपना खेती करेगा, अपना टैक्स देगा, दूसरा क्या करेगा, वो गांव के लोगों का टैक्स कलेक्ट करेगा और टैक्स कलेक्ट करके वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा।
कहने का मतलब है कि भारत में हर जगह का रंग रूप बनावट कल्चरल और सोशल जो तरीका है रहने सहने का सब अलग अलग है। तो जहाँ अंग्रेज़ों को जिस टाइप से अच्छा लगा वहाँ उन्होंने उस टाइप से पॉलिसी बनाया और यूपी बिहार वाले एरिया में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया और साउथ वाले एरिया में रैयत वाली सिस्टम को लागू किया और वेस्टर्न यूपी महाराष्ट्र वेस्टर्न यूपी एमपी और पंजाब वाले एरिया में इन्होंने महलवाड़ी सिस्टम को लागू किया। ठीक है, ये एरिया आप याद रखेंगे। अब महलवाड़ी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं और डिटेल में। महलवाड़ी सिस्टम की बात करें तो महाल का मतलब होता है गांव। ठीक है, यहाँ के हेड हैं मुखिया। मुखिया को इन्होंने बना दिया कि अब आप टैक्स कलेक्ट करिएगा और हमको दीजिएगा। ये पूरे एरिया का, भारत के एरिया का लगभग 30% भाग में इसको अपनाया गया। पहली बार इसको कब कहाँ पे अपनाया गया? पहली बार अवध में। अवध बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है, आपको याद ही होगा। 1801 में इसको अपनाया गया। बाद में देखेंगे यूपी एमपी और पंजाब का जो एरिया था वहाँ भी इसको अपनाया गया। ठीक है, और गांव के मुखिया जी की जो भूमिका थी वो डुबेल हो जाती थी। कभी वो अपना टैक्स देते थे और साथ में लोगों का भी टैक्स देते थे। बस इतना आप याद रखेंगे, ज़्यादा इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको स्टार्ट किसने किया? दो नाम हैं, हॉल्ट मैकेंजी और दूसरा नाम है मार्टिन बर्ड। ये दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। अब चलिए हम फोर्थ टॉपिक आज का करेंगे, मेन प्रोपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। ये जितना इम्पोर्टेंट इसको मानिए उतना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सवाल पूछा जाता है और यूपीएससी का यह बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो ड्रेन थ्योरी की हम इसमें बात करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले किसने ड्रेन थ्योरी की बात की है। सबसे पहले ड्रेन थ्योरी की बात करते हैं दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू की अगर हम बात करें तो यह सबसे पहले व्यक्ति होते हैं जो बताएंगे कि भारत का जो रुपया है, भारत का रुपया यूके जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है और इस रुपये से यूके रिच हो रहा है और इंडिया गरीब हो रहा है। ठीक है, अब कैसे बताएंगे, क्यों बताएंगे? हालांकि जब ये बात कहेंगे तो लोग नहीं मानेगा। कोई भी बात अगर आप कहते हैं तो लोग नहीं मानता है, उसको प्रूफ करना पड़ता है। तो दादा भाई नेहरू जो थे बड़े विद्वान आदमी थे और बहुत लिबरल किस्म का आदमी थे। इन्होंने 18 पेपर प्रस्तुत किए उस समय, मतलब अपने रिसर्च किए और लगभग 18 पेपर प्रस्तुत किए, बहुत सारे बुक लिखे और उस बुक में पेपर में इन्होंने बताया कि भाई जो हम बात कह रहे हैं इसका ये लॉजिक है। तब लोगों ने मानना शुरू किया। 1867 में यह एक बुक लिखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह बुक इतनी फेमस है, इसके बारे में कई बार पूछा गया है कि यह किसकी बुक है। ये बुक है दादा भाई नेहरू की, याद रखेंगे। इस बुक में इन्होंने बताया इसी टाइम में, मतलब जब इन्होंने कहा कि भारत से पैसा ब्रिटेन जा रहा है, ब्रिटेन अमीर हो रहा है, भारत गरीब हो रहा है, इस टाइम यह भारत के पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं और यह कहते हैं कि भारत का पर कैपिटा इनकम मात्र 20 रुपये है। सोचिए 20 रुपया पर कैपिटा इनकम है भारत के लोगों की। वो काउंट करते हैं और बताते हैं। तो सबसे पहले पर कैपिटा इनकम कौन निकालते हैं? दादा भाई नेहरू जी निकालते हैं। और ड्रेन थ्योरी की बात सबसे पहले किसने किया? दादा भाई नेहरू जी ने किया। 1865 में इन्होंने लंदन में एक सोसाइटी बनाते हैं, लंदन इंडिया सोसाइटी। लंदन इंडिया सोसाइटी बनाएंगे। ये इसमें रहेंगे दादा भाई नेहरू जी प्लस WC बनर्जी। आपने आईएनसी पढ़ा होगा, जब आपने आईएनसी पढ़ा होगा तो देखा होगा कि पहले जो 1885 में आईएनसी का सेशन होगा उसके पहले अध्यक्ष कौन होंगे? दादा भाई नेहरू जी, सॉरी WC बनर्जी। दूसरे होंगे दादा भाई नेहरू जी। ठीक है,
याद रखेंगे। आईएनसी के दूसरे सेशन के होंगे दादा भाई नौरोजी, पहले होंगे WC बनर्जी, गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत महाविद्यालय था मुंबई में, ठीक है, तो वहीं पे होते हैं WC बनर्जी। ऐसा आपने पढ़ा होगा, बहुत फैक्चुअल सवाल है। दूसरे में दादा भाई नौरोजी होंगे। ये दोनों मिलके लंदन इंडिया सोसाइटी बनाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये लंदन में बनेगा, नाम से ही पता चल रहा है। इसका एम होगा भारत के दुख दर्द का प्रचार प्रसार। अब भारत का दुख दर्द क्या है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है इसका एम क्या था। अब देखिए भारत का दुख दर्द क्या है। भारत का दुख दर्द है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंडिया पे राज कर रहे हैं, इसको कॉलोनी बनाए, अपना गुलाम बनाए हैं, और यहाँ पे ये अजीब तरीके से अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, जिससे हमेशा उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है, भारतीयों को फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। भारत में भारतीयों का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। वो ना राजनीति में भाग ले सकते हैं, ना चुनाव लड़ सकते हैं, ना सरकार में भाग ले सकते हैं। सिर्फ जनता है, सिर्फ टैक्स दे सकते हैं, अपनी भूमिका को निभा नहीं सकते हैं। काहे का डेमोक्रेसी है, जबकि यूके सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का सपोर्टर था। वहाँ पे तो डेमोक्रेसी थी, है ना। हालांकि राजा का शासन था, लेकिन वहाँ पे चुनाव तो होता था, प्रधानमंत्री तो बनता था, पार्लियामेंट चलती थी। तो डेमोक्रेसी के सबसे बड़े सपोर्टर यूके, और यूके यहाँ पे कॉलोनी बनाया है। तो वहीं यहाँ के लोग कहते हैं, काहे का तुम डेमोक्रेसी की बात करते हो भाई, तुम तो खुद डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते हो। यहाँ पे अपने देश में तो तुम चुनाव करा लेते हो, लेकिन और देश को तुम कॉलोनी बना के रखे हो। अफ्रीकन कंटिनेंट को ही बनाया था, एशिया के और देश थे, भारत खुद कॉलोनी था, ठीक है। भारत के साथ बहुत और सारे देश आज़ाद हुए हैं, ठीक है। ये सारी बातें थी। तो ये जो भारत का दुख दर्द यही था, इसका प्रचार प्रसार ये लोग करते हैं। ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप जान लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वो है 1892 में ये चुनाव लड़ते हैं। कहाँ लड़ेंगे, लंदन में। भारत में तो इलेक्शन हो ही नहीं रहा उस समय, तो भारत में कैसे चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव लड़ेंगे लिबरल पार्टी से, लिबरल पार्टी से, उदारवादी दल से। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है किस पार्टी से लड़ते हैं, ठीक है, लिबरल पार्टी से लड़ेंगे। देखिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी बहुत सारे लोग गांधी, नेहरू, चाहे जो भी दादा भाई नौरोजी हैं, उनके बारे में लोग बोल देता है, लेकिन कभी एक बार सोच के देखिएगा, आप लोगों के लिए अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लंदन की तो छोड़ दीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी, IIT, ये सब में पढ़ना कितना मुश्किल है। ये लोग कितने विद्वान थे, कितने प्रगतिशील विचारधारा के लोग थे, कितने ओपन माइंडेड थे कि उस टाइम ये लोग लंदन से पढ़ के आए हैं, लंदन में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, लंदन में जाके ये लोग भाषण दे रहे हैं, है ना। अभी लोग भारत से बाहर निकलने की सोच, बहुत सारे लोग तो हैं कि दिल्ली से बाहर नहीं गए हैं, है ना। तो ये लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे, इन लोगों का लेवल सोचने का काफ़ी हाई इंटेलेक्चुअल थे लोग। तो इनके बारे में सोचने से पहले थोड़ा 2-4 हिस्ट्री का किताब पढ़ लीजिए, फिर अपना एक ओपिनियन बना लीजिए, है ना। ऐसे गांधी, नेहरू, चाहे कोई भी फ्रीडम स्ट्रगल हो, उनके बारे में गाली देना आसान है, लेकिन जब उनकी जीवनी जानिएगा, जब उनको पढ़िएगा, तब लगेगा कि वाकई उनके सामने हम कुछ भी नहीं है, हम गाली दे रहे हैं उनको, मतलब हमसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं, है ना। चलिए ये बात अलग बात है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी तो हो गए, अब देख लेते हैं RC दत्त के बारे में। RC दत्त जो हैं, रमेश चंद्र दत्त, उस समय के ICS ऑफिसर हैं। मतलब समझिए कि अभी का UPSC ऑफिसर, IAS, IPS, IFS जो होते हैं, उसमें ICS होता था, लंदन में जाकर परीक्षा देना होता था, ठीक है। तो वही है RC दत्त, रमेश चंद्र दत्त। इनका एक बुक है, बहुत फेमस बुक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये 2 वॉल्यूम में है, वॉल्यूम 1 एंड 2, ठीक है, 2 वॉल्यूम में है। और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, RC दत्त द्वारा लिखा गया है। दादा भाई नौरोजी जो बात लिखते हैं, उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, उसी कड़ी में ये बातों को लिखते हैं। मतलब
ये भी जो ब्रिटिशर्स पॉलिसी थी उसकी आलोचना करते हैं। एक और शख्स हैं, उनका नाम है महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे का एक बड़ा फेमस बुक है, इसका नाम है एस्से ऑन इंडियन इकोनॉमी। एस्से ऑन इंडियन इकोनॉमी बुक लिखते हैं महादेव गोविंद रानाडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये तो तीन जो लोग थे, ये जो ब्रिटिशर्स पॉलिसी थी उसकी आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिक्स कर रहे हैं। एक ऐसे भी व्यक्ति थे जो सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, अभी जो भी मान लेते हैं बीजेपी गवर्नमेंट है, कुछ भी कर रही है, जैसे डिमोनेटाइजेशन इन्होंने लाया, तो डिमोनेटाइजेशन के कुछ लोग सपोर्ट किए, कुछ लोग विरोध किए, है ना। तो कोई भी चीज़ होती है ना, तो कुछ लोग सपोर्ट करता है, कुछ लोग विरोध करता है। ब्रिटिशर्स थे, बहुत ख़राब काम कर रहे थे भारत में, लेकिन कुछ लोग भारत में सपोर्ट कर रहे थे, तभी तो भारत में बने हुए थे। जैसे ब्रिटिशर्स की बात कर रहे थे तो 1857 में हमने पढ़ा था, सिंधिया परिवार था। सिंधिया परिवार पूरा समर्थन किया था। अगर सिंधिया परिवार समर्थन नहीं किया होता तो 1857 में ही देश आज़ाद हो गया होता, ठीक है। ये किसका स्टेटमेंट हमने पढ़ाया था, आप याद करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कुछ लोग सपोर्ट में थे। अब जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी इनकी, उसके सपोर्ट में कौन थे, वो थे सर सैयद अहमद खान। यह जो थे, जो ड्रेन थ्योरी था, जो ड्रेन थ्योरी था उसके सपोर्ट में थे, मतलब पक्ष में थे। ये कहते थे कि जो ड्रेन थ्योरी है, ये जो दादा भाई नेहरूजी बात कर रहे हैं, आरसी दत्त बात कर रहे हैं, महादेव गोविंद रानाडे बात कर रहे हैं, ये लोग सही बात नहीं कर रहे, ये लोग का बात गलत है। जो अंग्रेज कर रहे हैं ठीक काम कर रहे हैं। और ये सर सैयद अहमद खान जो थे, अंग्रेजों के पक्ष में थे, ठीक है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए वो कौन सा शख्स था जो कि ड्रेन थ्योरी का सपोर्ट किया, आलोचना नहीं किया, वो सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है। इतना समझ गए। एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स। वो कहते हैं, जब कार्ल मार्क्स देखेंगे सारे पॉलिसी को, तो कार्ल मार्क्स विद्वान आदमी थे, कहेंगे भाई तो गजब, ब्रिटिशर्स तो गजब गंध मचाए हैं। एक तो परमानेंट सेटलमेंट लेके आए हैं, रेतवाड़ी लेके आए हैं, और महलवाड़ी लेके आए हैं। तीनों सिस्टम से कहीं ना कहीं ये भारत से टैक्स ले रहे हैं और चूस रहे हैं, भारत को एकदम चूस के खा रहे हैं। और आगे ये जब इकोनॉमिक पॉलिसी ड्रेन थ्योरी को देखेंगे तो कहेंगे भाई ये तो भारत को बर्बाद कर रहा है, और यहाँ का पैसा ले जाके टेम्स नदी, एक हिस्टोरियन का स्टेटमेंट है कि गंगा की जो धारा है, गंगा की धारा से हम टैक्स लेते हैं और टेम्स में उसको जाके निचोड़ लेते हैं, मतलब टेम्स में जाके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो गंगा से जो टैक्स निकाला जा रहा है और टेम्स नदी में गिराया जा रहा है, एक हिस्टोरियन का ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो एक कार्ल मार्क्स कहेंगे कि यह जो इनकी पॉलिसी है बहुत ही डिस्गस्टिंग है, और मतलब ब्रिटिश की आर्थिक जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी बहुत घिनौनी थी, डिस्गस्टिंग थी, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कौन सा व्यक्ति है जो कहता है कि ब्रिटिशर्स के जो पॉलिसी भारत में थी डिस्गस्टिंग थी, घिनौनी थी, यह व्यक्ति है कार्ल मार्क्स, ठीक है। इनको आप याद रखेंगे। इनकी जो पॉलिसी कार्ल मार्क्स बहुत उसकी क्रिटिक्स करते हैं, ठीक है। और यह सर सैयद अहमद खान जो है ये यूनिक पर्सन है जो इसको सपोर्ट करते हैं। बाकी जो दादा भाई नेहरूजी हैं, आरसी दत्त हैं, महादेव गोविंद रानाडे हैं, कार्ल मार्क्स है, ये सब लोग क्रिटिक्स करता है इसका, ठीक है। तो यही सब कुछ फैक्ट है। अब चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में बीपीएससी किस टाइप से सवाल पूछा है। कह रहा है द सिस्टम अंडर विच द पीजेंट हिमसेल्फ owns the land and the responsible for the payment of land revenue to the government is
नॉन एज, ये 65 बीपीएससी में पूछा है। मतलब यह पूछ रहा है कि जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम। देखिए 10 वाला सिस्टम तो अकबर का है, ये तो होगा नहीं, इसको काट दीजिए पहले। पूछ रहा है कि तीनों सिस्टम के बारे में किस सिस्टम में जिक्र किया गया है कि जो पीजेंट होगा, जो किसान होगा, वो अपनी ज़मीन का मालिक खुद होगा। हमने किसमें पढ़ाया आपको? क्या परमानेंट सेटलमेंट में हम बताए आपको कि मालिक होगा? परमानेंट सेटलमेंट में तो सारा क्या है, ज़मींदार के पास है, यही इसका मालिक है, सनसेट लॉ यहीं लगा रहा है, ठीक है, और टैक्स यहीं दे रहा है अंग्रेजों को। तो यहाँ पे किसानों को, परमानेंट सेटलमेंट में किसानों को कोई पावर ज़्यादा है नहीं, सिर्फ खेती करिए, टैक्स दीजिए। और महालवाड़ी सिस्टम में क्या था, यहाँ पे मिडिल मैन था। मिडिल मैन कौन था? मुखिया था। रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था? रैयतवाड़ी सिस्टम में हमने आपको बताया कि रैयत को ही मालिक माना गया, और यही कौन था, जो किसान था उसी को रैयत माना गया, और रैयत को ही मालिक माना गया। यही तो यहाँ पूछ रहा है आपसे सवाल। तो अगर थोड़ा सा आप ऊपर में ध्यान दिए होते, इस क्वेश्चन को एक चुटकी में बना देते, आपका आंसर यहाँ पे होगा बी, रैयतवाड़ी सिस्टम। ये बुक है तर्कस, हमने जानबूझ के इसके पूरे स्टेटमेंट को मतलब एक्सप्लेनेशन को लगा दिया है कि जिनके पास ये बुक नहीं हो थोड़ा सा वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। पूरे 51% एरिया में रैयतवाड़ी सिस्टम था, हमने ऊपर बताया है। तो देखिए ऐसे ही फैक्चुअल सवाल पूछा जाता है, तो आप अब इसी टाइप से पढ़ा करिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को थोड़ा डिटेल में देखिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ महालवाड़ी सेटलमेंट इन बंगाल। महालवाड़ी सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। हमने आपको महालवाड़ी सिस्टम के बारे में बताया था, कौन कौन उसको इंट्रोड्यूस किया था। हमने आपको दो नाम बताया था, एक था हॉल्ट मैकेंजी, दूसरा नाम था मार्टिन बर्ड। अगर आपको ये दो नाम याद है, हमने ऊपर में आपको बताया था, ये दो नाम याद रखिएगा। चलिए हम थोड़ा सा दिखा भी देते हैं आपको। देखिए हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हॉल्ट मैकेंजी है, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग बिल्कुल गलत है, इससे कोई संबंध नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये परमानेंट सेटलमेंट रहा है, इससे भी हमको कोई संबंध नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आंसर ए यहाँ पे ये है। तो इसी टाइप से देखिए इस टॉपिक में बहुत फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, एकदम ईजी सवाल पूछे जाते हैं। ये कब पूछा गया है? 68 बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस इन, ये सीडीपी में पूछा गया है, और 66 कैंसिल हुआ था, दोनों में पूछा गया। देखिए रैयतवाड़ी कितना फेमस टॉपिक है यह रैयतवाड़ी, क्योंकि सीडीपीओ में भी पूछा गया है और 67 बीपीएससी में पूछा गया है। जो कैंसिल हो गया था शायद 7 या 8 मई को हुआ था, ठीक है। तो रैयतवाड़ी सिस्टम इनिशियली कहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया? छत्तीसगढ़। हमने पढ़ा क्या छत्तीसगढ़ के बारे में? कहीं नहीं पढ़ा, छत्तीसगढ़ तो था ही नहीं कहीं। बिहार में तो परमानेंट सेटलमेंट था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या था? उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में परमानेंट सेटलमेंट है और कुछ एरिया में आप देखेंगे क्या है, महालवाड़ी सिस्टम है। यह बात कर रहा है रैयतवाड़ी सिस्टम का। तो रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ पे हुआ था? हमने आपको बताया था 12 महल जगह है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, तमिलनाडु आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वर इकोनॉमिक क्रिटिक्स। देखिए पूछ रहा है इकोनॉमिक क्रिटिक्स कौन है, ठीक है। हमने आपको ऊपर में बताया था कि कौन कौन इकोनॉमिक क्रिटिक्स है। दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, महादेव गोविंद रानाडे। अब चलिए यहाँ पे दादा भाई नौरोजी आपने पढ़ा है, ठीक बात है। जी सुब्रमण्यम को छोड़ दीजिए, आर.सी. दत्त आपने पढ़ा है। आपको 1 और 3 होना चाहिए, ठीक है। एक ये ओनली, ये गलत हो जाएगा। 1 एंड 2 ये भी गलत हो जाएगा, आपको 3 भी चाहिए। 2 एंड 3 ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि 1 एंड 3 इसमें है, यानी कि आप इसमें डी आंसर मार सकते हैं, ठीक है। अब आप याद रखिएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर जो थे ये साउथ इंडिया से आते हैं, और ये भी जो थे कहीं ना कहीं जो आर.सी. दत्त और दादा भाई नौरोजी की पॉलिसी थी उससे जुड़े थे, और ब्रिटिशर्स जो पॉलिसी थी इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके क्रिटिक्स थे, ठीक है। ये तीनों नाम आप याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त, ठीक है। एक और सर देखिए यह यूपीएससी का सवाल है,
हमको बड़ा अच्छा सवाल लगा तो हमने सोचा कि वो भी आपको करा दे, क्या पता यूपीएससी के सवाल बीपीएससी में आप पूछा जा सके। ठीक है, एक और लास्ट सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट बिलीव इन द ड्रीम थ्योरी ऑफ दादा भाई नेहरू। देखिए हमने आपको बताया था ऊपर में कि सब लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, एक व्यक्ति ऐसा है जो विरोध कर रहा है। यह यूपीएससी सवाल पूछा है 1996 में। बाल गंगाधर तिलक क्या विरोध करेंगे क्या? बाल गंगाधर तिलक तो इतने क्रांतिकारी व्यक्ति हैं कि अंग्रेजों के हमेशा विरोध में रहते हैं, तो अंग्रेजों का सपोर्ट कैसे करेंगे? ये आंसर गलत हो जाएगा। आरसी दत्त ये तो भारी क्रिटिक्स है, ये तो बुक लिखते हैं और इनके बुक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये तो पूरा बुक लिख देते हैं, ये भी तो क्रिटिक्स करते हैं पूरा। एमजी रनाडे, इनके बुक का क्या नाम है? इनके बुक का नाम है एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये भी पूरा बुक लिखे हैं, ये भी क्रिटिक्स हैं। सर सैयद अहमद खान अंग्रेज़ों के सपोर्टर यही हैं और यही कहेंगे ना ना जो भी उनकी पॉलिसी है बहुत अच्छी है, माननी पड़ेगी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये नॉट बिलीव मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं एमजी रनाडे, दादा भाई नेहरू जी वगैरह लोगों का, मतलब ये अंग्रेज़ों के सपोर्टर रहते हैं। बस इतना ही कहानी है इसमें। और आप एक काम करिए, बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम इतना ही पढ़ेंगे तो हमारा पीटी क्लियर हो जाएगा? तो देखो भाई यहाँ पे दो ऑप्शन है। बहुत लोगों को हमने देखा है जो कोई कोर्स नहीं किया है, किसी कोचिंग में नहीं पढ़ा है, कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं दिया और एक ऐसे ही गया परीक्षा दिया, उसका एग्ज़ाम हो गया है और अच्छे पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, सेल्फ स्टडी के दम पे। बहुत लोग ऐसे देखें हम कि बाजीराम में पढ़ा है। बाजीराम अगर आप देखें तो इस इंडस्ट्री का, कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे बढ़िया कोचिंग है बाजीराम। ठीक है, वहाँ से पढ़ के भी कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो देखो भाई, सिलेक्शन होना नहीं होना अलग बात है। हमारा प्रयास है कि पूरे जो सिलेबस है आपका, पूरे सिलेबस को लगभग 45 दिन में आपके एग्ज़ाम के पहले तक पूरे सिलेबस को एक ब्रीफ रिवीजन करा दें। आपका जो इफ़िशियंसी 60% था उसको हम बढ़ा के 80% पे पहुंचा दें। आपका इफ़िशियंसी 70% है उसको हम बढ़ा कर 90% पर पहुंचा दें। अब डिपेंड करता है कि आपकी इफ़िशियंसी कितनी है, हम 15 से 20% बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा अब आप पढ़े ही नहीं है साल भर, आप इसी यूट्यूब कोर्स के सहारे रहें और सोचें कि हम पास कर रहे हैं, तो भाई ये कोई नहीं करा सकता है। और रही बात पास और फेल कराने की, कितना पढ़ के पास हो सकता है आदमी, कितना छोड़ के फेल हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता है। यहाँ तक कि अतुल प्रसाद से ही पूछा जाए तो वो भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है जितना कराया जा रहा है ये सब बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लेके आ रहे हैं, इसको करते रहिए साथ में। बिल्कुल इसके भरोसे मत रहिए, इसको तो करना ही है, लेकिन इसके भरोसे ही सिर्फ नहीं रहना है। इसके साथ आपके पास जो भी बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई भी बुक हो या तर्कस हो या कोई और बुक है, आप उसको लीजिए, खूब पढ़िए, जो भी आपका नोट्स है उसको पढ़िए, क्योंकि इसके साथ आप पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ इसके भरोसे रहेंगे तो देखिए सिलेक्शन की गारंटी ना हम ले सकते हैं, ना कोई ले सकता है, अतुल जी भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बस पढ़ाई करिए। डेढ़ महीना लगभग है, लगभग 1.5 महीने से मैं 40 दिन मान के चलिए, 40 दिन है, 40 दिन को भरपूर इंजॉय करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और देखिए जो एग्ज़ाम का दिन है आपका दिन होगा, खूब बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, सिलेक्शन का चांस ज़्यादा रहेगा और सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही सब बात था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।